9वीं क्लास की साइंस एक्सप्रेस से हम आ गए हैं चौथे स्टेशन पर। इस स्टेशन का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी एटम का ढांचा, एटम की बनावट। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने एटम के बारे में समझने की कोशिश की कि एटम क्या होते हैं और इनसे हमारे आसपास की चीज़ें कैसे बनी हुई हैं। पहले चैप्टर में हमने सोचा कि हमारी दुनिया तो छोटी छोटी चीज़ों से बनी है और इन छोटी छोटी चीज़ों से बनी हमारी दुनिया में कौन सी चीज़ें प्योर हैं और कौन सी प्योर नहीं हैं, ये समझने की कोशिश की हमने चैप्टर 2 में। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं क्या, ये समझा हमने चैप्टर 3 में। और इस चैप्टर में हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, जिन्हें एटम कहा जाता है, इनकी बनावट कैसे है ये समझेंगे। हर बार की तरह साफ सुंदर फोटोज़, आसान भाषा और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इस चैप्टर को समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको आपके बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, चैप्टर के अंदर वाले भी और एक्सरसाइजेस के भी। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विथ रोहित। चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी एटम की बनावट, एटम का ढांचा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एटम क्या होते हैं। हमारी दुनिया, हम, आप, हमारी हवा, हमारी गाड़ियाँ, हमारे घोड़े, हमारी साबुनें, पानी, चिड़िया, हमारी मिट्टी, पत्थर, घास, सब कुछ एटम्स के जुड़ने से बना है। एटम्स एक दूसरे से मिलके ही सब कुछ बनाते हैं और ये एटम्स बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे? बहुत छोटे। हमें तो एक नमक का दाना भी जल्दी नहीं दिखता है और इस एक नमक के दाने में भी इतने एटम्स होते हैं, 10 और उसके पीछे 21 जीरोस। ये एटम्स इतने छोटे हैं कि इनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं जिनसे इन्हें देखा जा सकता है। ये एटम की एक फ़ोटो है और ये एटम का एक डायग्राम है। ये एटम्स इतने छोटे हैं कि इनको देख के बता पाना मुश्किल है कि ये दिखते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या है, ये जुड़ते कैसे हैं। इनके बहुत छोटे होने के कारण हजारों सालों तक ये बता पाना भी मुश्किल था कि ये ऐसी कोई चीज़ भी होती है। पर एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत सारे वैज्ञानिक और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात समझ में आ गई कि ये एटम्स होते हैं। और हमें एटम के बारे में पहली बार ठीक ठीक बताया, समझाया जॉन डेल्टन ने। इन्होंने प्रूफ किया, साबित किया कि एटम्स होते हैं और इनके हिसाब से एटम ऐसा था, एक गेंद जैसा, बॉल जैसा। इनका कहना था कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं और छोटा करते रहें, कर नहीं सकते इसलिए इमेजिन करके छोटा करते जाएंगे, तो अंत में एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। और इन्होंने उस चीज़ को कहा एटम्स। एटम्स का ग्रीक भाषा में मतलब होता है जिसको और छोटा न किया जा सके, इनडिविजिबल। फिर कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ओ डेल्टन बाबू, हमें कुछ चीज़ समझाइए। जब हम कंघी से अपने सूखे हुए बाल झाड़ते हैं और झाड़ने के बाद इस कंघी को पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो ये पेपर के टुकड़े कूद के, लपक के कंघी से चिपक जाते हैं। यही नहीं, जब हम किसी गुब्बारे को बाल से रगड़ के दीवार से टच करते हैं तो ये गुब्बारे दीवार से चिपक जाते हैं। आप हमें समझाइए ऐसा क्यों होता है? अगर आपके एटम्स ऐसे हैं और सभी चीज़ें इन्हीं एटम से मिलकर बनी हैं, तो ऐसा क्यों होता है? डेल्टन के पास इसका जवाब नहीं था और लोगों को लगा कुछ तो सीक्रेट अभी ऐसा है एटम्स के बारे में जो हमें नहीं पता। कुछ तो डेल्टन नहीं समझा पाए, कुछ तो रहस्य बाकी रह गया। अब सारे वैज्ञानिक उत्सुक हो गए कि इधर कुछ ढूंढा जा सकता है, कुछ समझने को भी बाकी है एटम के बारे में। यानी हमारी दुनिया जिन चीज़ों से बनी है उनके बारे में अभी समझने को बाकी है।
पर यहाँ ये बात इतनी आसान नहीं कि झट से गए और एटम को इधर उधर घुमाया, थोड़ा सा देखा और पता चल गया। क्योंकि एटम तो बहुत छोटे हैं ना, आप पता कैसे कर पाएंगे, किस चीज़ से देखेंगे? कोई चीज़ है ही नहीं जिसे आप देख सकते हैं। इतना छोटा देखना इम्पॉसिबल है। तो इस बात को डायरेक्टली देख के तो नहीं बताया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। सोचते हैं कि अच्छा, अगर देख नहीं सकते हैं तो फिर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे ये बात साबित हो जाए कि ये क्या है। और कोई भी कहीं भी इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से करके इसे वेरीफाई कर पाएगा, साबित कर पाएगा। तो ढेर सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करके इस बात को पकड़ने की कोशिश की। इस बात का सबूत जुटाने में लगे कि आखिर चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करती हैं। इन सब के बीच एक एक्सपेरिमेंट था यूजीन गोल्डस्टीन का। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गन जैसा बनाया, बंदूक जैसा, इलेक्ट्रिकल बंदूक जैसा। इन्होंने एक शीशे की ट्यूब ली। इस ट्यूब में 2 गोल प्लेट सेट कर दिया। एक प्लेट में छेद नहीं था और दूसरी प्लेट में छेद था। जिसमें छेद नहीं था उससे हाई वोल्टेज की प्लस साइड को जोड़ दिया और जिसमें छेद था उस प्लेट से हाई वोल्टेज के माइनस साइड से जोड़ दिया। और इस ट्यूब से जितनी हवा हो सकती थी उतनी हवा इन्होंने वैक्यूम ट्यूब की मदद से निकाल ली और पूरा इसको सील कर दिया। और आगे जिस प्लेट में छेद था उस साइड ट्यूब में एक स्पेशल पेंट लगा दिया। इस पेंट की खास बात ये थी कि जब इनसे कोई भी चीज़ जोर से टकराती है तो ये उजाला करते हैं। इन्हें फ्लोरोसेंट कहा जाता है। जैसे बल्ब जलते हैं, कुछ कुछ वैसा ही। जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को चालू किया तो ये स्पेशल पेंट उजाला करने लगा। जब ये वोल्टेज को बढ़ाते तो ये पेंट और ज़्यादा उजाला करता, वोल्टेज कम करते तो ये पेंट कम उजाला करता। इन्होंने कहा कि ये उजाला जिस चीज़ के टकराने से हो रहा है वो कनाल रेज है और ये पॉजिटिव चार्ज की है। इन्होंने कहा कि मेरे एक्सपेरिमेंट में जब हाई वोल्टेज लगाया गया तो इस ट्यूब में जो थोड़े बहुत हवा के एटम्स थे इन दोनों प्लेट के बीच में, वो हाई वोल्टेज के कारण इस छेद वाली प्लेट की तरफ स्पीड में भागते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन्हें ढकेलता है और नेगेटिव चार्ज इन्हें अपनी तरफ खींचता है। पर इसमें छेद है तो वो बिना रुके स्पीड में जाके इस पेंट से टकरा जा रहे हैं और हमें उजाला दिख रहा है। अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहे थे, मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा। जो पॉजिटिव साइड होती है उसे साइंस में कैथोड कहा जाता है। ये रेज कैथोड की साइड से निकल रही थी, इसलिए कैथोड के नाम जैसा ही नाम इनको दिया गया और कनाल रेस कहा गया। इनके इस एक्सपेरिमेंट में गोली का काम किया जो बाकी के बचे हुए एटम्स थे ट्यूब में। गोल्डस्टीन के इस एक्सपेरिमेंट में जब एटम्स को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा गया तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का पता चला और चार्ज के बारे में तो डाल्टन ने कहा ही नहीं था कुछ। गोल्डस्टीन के इस एक्सपेरिमेंट ने एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होने की बात साबित की और डाल्टन का एटॉमिक मॉडल गलत हो गया। अब ढेर सारे सवाल खड़े हो गए एटम के बारे में। लोग और उत्सुक हो गए जानने के लिए। गोल्डस्टीन का जो इलेक्ट्रिक गन वाला एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन था वो बाकी के वैज्ञानिकों को भी खूब पसंद आया। गोल्डस्टीन के बाद आए जे थॉमसन। उन्होंने सोचा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को भी होना चाहिए। जे थॉमसन ने भी गोल्डस्टीन जैसे ही गन वाला एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। गोल्डस्टीन में एक प्लस चार्ज से प्लेट लगी थी और दूसरी नेगेटिव प्लेट से। इनको पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज को ढूंढना था, इसलिए इन्होंने इसका उल्टा डिज़ाइन बनाया और थोड़े से और कंट्रोल्स लगाए। उन्होंने 2 हाई वोल्टेज पॉइंट्स अलग से बनाए। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव साइड की ओर एटम्स भागते, बीच में छेद था तो निकल जाते। 2 पॉइंट्स थे पॉजिटिव साइड के लिए ताकि तेजी से भागे पॉजिटिव साइड की ओर।
फिर आगे ट्यूब में इन्होंने वही स्पेशल पेंट लगाया था जिनसे जब चीज़ें टकराती तो उजाला होता। इस ट्यूब के बीच में भी इन्होंने एक और हाई वोल्टेज पॉइंट से 2 प्लेट लगा दी और इन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट को चालू करने पे यहाँ से चीज़ें निकल के आगे बढ़ रही हैं। कौन सी चीज़ें? हवा के एटम्स या इनके अंदर की चीज़ें। जो एटम्स हैं हवा के, वो या तो उस एटम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें नहीं पता। ट्यूब में इन्होंने हवा भी कम कर दी थी ताकि जो कम हवा बचे उसे आने जाने में दिक्कत ना हो, टकराहट एक दूसरे से न हो। और इन्होंने देखा कि यहाँ से निकलने के बाद ये पॉजिटिव वोल्टेज प्लेट की ओर मुड़ जा रही है। इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, पॉजिटिव को नीचे किया, नेगेटिव को ऊपर। अभी ये पॉजिटिव साइड की तरफ ही मुड़ रही थी। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर पॉजिटिव साइड में मुड़ रहे हैं तो ये नेगेटिव होंगी और एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो रही है। मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। और इन्होंने कहा कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल गलत है और इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल सामने रखा। जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल का नाम है प्लम पडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा जाता है। इन्होंने कहा कि एटम्स वाटरमेलन जैसे हैं, पूरा गोला पॉजिटिव चार्ज है और जैसे इसके सीड हैं वैसे नेगेटिव चार्जेस इनके अंदर हैं। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। इन्होंने कहा कि एटम का ढांचा कुछ ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर के रूप में होता है, एक गोले के रूप में, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। और ऐसे थॉमसन ने डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को चेंज कर दिया और थॉमसन को इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, साइंस का सबसे बड़ा प्राइज। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा। फिर आए एक और वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एटम्स को तोड़ने के लिए गोल्डस्टीन और थॉमसन से भी हैवी एक गन जैसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इन्होंने कहा कि अगर थॉमसन के हिसाब से एटम का ढांचा ऐसा है तो जब मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूंगा तो जो मेरी गोली है वो आर पार निकल जाएगी। कहा करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं थॉमसन को। इनकी गन थी एक अल्फा बीम को छोड़ने वाली एक चीज। अल्फा बीम एटम्स के आर पार चली जाती है, इसलिए इन्होंने अल्फा सोर्स को लिया। ये एक तरह की रे है, जैसे कैनाल रेस थी। गोल्ड इसलिए लिया ताकि इसको बहुत पतला किया जा सके और चारों ओर चीज़ों के टकरा जाने से उजाला करने वाले पेंट को भी लगा दिया ताकि पता चले कि टकराने के बाद ये चीज़ें कहाँ जाके गिर रही हैं। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को चालू किया तो उम्मीद तो ऐसी थी कि अल्फा बीम ऐसे निकल जाएगी जैसे एक बराबर, पर इनको मिला कुछ ऐसा। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, जैसे आए वैसे निकल गए, कुछ थोड़े से मुड़े, और 12,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल एकदम से मुड़ गया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत भारी होते हैं और इतनी भारी चीज़ भी मुड़ गई। ओ माय गॉड, रदरफोर्ड को मजा आ गया। उन्होंने कहा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हैं और ये इतना भारी पॉजिटिव पार्टिकल भी टकरा के उल्टा हो गया। मतलब एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज किसी छोटी सी जगह पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा इट वॉज क्वाइट द मोस्ट इनक्रेडिबल इवेंट दैट हैज एवर हैपेंड टू मी इन माई लाइफ एंड इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ यू फायर्ड अ 15-inch shell into a piece of tissue paper and it came back and hit you. शेल मतलब गोला, बम गोला वाला गोला। मतलब ये एक्सपेरिमेंट इनकी ज़िंदगी का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि जैसे एक इम्पॉसिबल चीज़ हो गई हो कि आपने 15 इंच की गोली किसी टिश्यू पेपर पे मारी और ये इस टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आपको ही लग जाए और टिश्यू पेपर को छेद के दूसरी तरफ न जाए।
रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से एटम का ढांचा फिर से बदल दिया। जे थॉमसन का दिया हुआ एटॉमिक मॉडल चेंज हो गया। उन्होंने जो कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ है चारों तरफ, वो गलत हो गया। पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के बीच में मौजूद था। जो पॉजिटिव चार्ज था वो एटम के बीच में चला गया, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन एटम में चारों ओर घूमने लगे। रदरफोर्ड को इस खोज के लिए भी साइंस का नोबेल प्राइज दिया गया। फिर रदरफोर्ड से भी सवाल किए गए कि ऐसा है रदरफोर्ड साहब जी, ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम में चारों ओर चक्कर लगाते होंगे तो कुछ एनर्जी का खर्च तो होता होगा इनके चक्कर लगाने के कारण, और अगर एनर्जी का खर्च होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे हो जाते और फिर धीरे होके रुक जाते। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन इस धीरे होते इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर रदरफोर्ड के हिसाब से एटम ऐसा है, जो कि सही बात है क्योंकि एक्सपेरिमेंट बता रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या कारण है? अगर लॉस होता सब कुछ खत्म हो गया होता, हमारे आसपास कुछ होता ही नहीं, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड से सवाल पूछा, बताइए रदरफोर्ड साहब जी, बताइए हाउ। रदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था। रदरफोर्ड के मॉडल की ये एक बड़ी कमी थी कि वो इस बात को समझा नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन को घूमने से एनर्जी का लॉस होकर इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं जाते। फिर आए एक और वैज्ञानिक, नाम था इनका नील्स बोर। इन्होंने रीजन बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिरते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आप बोल दीजिए और लोग मान जाएंगे, आपको सबूत देना पड़ेगा। और इसलिए नील्स बोर ने सबूत दिया मैथमेटिक्स से, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। इन्होंने मैथमेटिक्स से प्रूफ करके दिखाया कि एटम्स के अंदर फिक्स ऑर्बिट्स होती हैं, फिक्स पाथ होते हैं, फिक्स रास्ते होते हैं, अलग अलग पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और ये जब घूमते हैं इन रास्तों पर तो इनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसलिए ये स्लो होके एटम में नहीं गिरते हैं और गोल गोल घूमते ही रहते हैं। नील्स बोर ने ये बड़ी अच्छी बात बताई, और इस बात से एटम का मॉडल फिर से चेंज हो गया, और इनको भी साइंस में इतना बड़ा योगदान देने के लिए साइंस का नोबेल प्राइज दिया गया। नील्स बोर ने कैसे ये बताया, इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी कठिन है और आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपकी बुक में नहीं दिया है। 11th और 12th क्लास में जब हम एटम्स को फिर से पढ़ेंगे, इन मॉडल्स को फिर से समझेंगे, तो वहाँ पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। नील्स बोर ने कहा कि इन ऑर्बिट्स की, इन रास्तों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अलग अलग फिक्स है, और जिसकी जितनी एनर्जी होगी उसके हिसाब से ये उस ऑर्बिट में घूमेंगे, ये उस रास्ते पर घूमते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो कूद के अगली ऑर्बिट में चला जाता है। फिर जब बाहर से एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो ये लौट के वापस अपनी ऑर्बिट में आ जाता है। जब ये वापस आते हैं तो उस ऑर्बिट में जाने वाली एनर्जी को फेंक के आते हैं। इस फेंकी हुई एनर्जी को फोटॉन कहा जाता है, और हमारे घरों में बल्ब्स ऐसे ही उजाला करते हैं। यही नहीं, इसी वजह से हमें अपनी दुनिया दिख पाती है। तो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था उससे बहुत सी नई बातों को समझने में भी आसानी मिली। नील्स बोर ने अपने से पहले वाले एटॉमिक मॉडल को चेंज कर दिया, और इनके हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि एटम के बीच में न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज का, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग रास्ते में घूम रहे हैं चारों ओर। इनके बाद भी वैज्ञानिक एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, उत्सुक थे। फिर आए एक और वैज्ञानिक, नाम था इनका जेम्स चैडविक। इन्होंने भी एक भारी बंदूक उठाई, रदरफोर्ड वाली, और इसे फायर करने लगे एटम के ऊपर।
इनके एक्सपेरिमेंट का सेटअप थोड़ा लंबा था। रदरफोर्ड की तरह ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैवी पार्टिकल्स होते हैं और इनको बेरिलियम पे फायर किया। बेरिलियम एक एलिमेंट है। डायरेक्ट वैक्स पे यानी मोमबत्ती वाले मोम जो है वैक्स पे अल्फा पार्टिकल्स को फायर करके एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता था क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी और पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। अगर इन्हें सीधा वैक्स पे फायर किया जाता तो वो प्रोटॉन्स के साथ इंटरैक्ट करते और न्यूट्रॉन्स की खोज मुश्किल हो जाती क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और इनका डायरेक्ट डिटेक्शन मुश्किल हो जाता। जब भारी अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से टकराते हैं तो बेरिलियम से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर बेरिलियम के आगे एक वैक्स की लेयर लगा दी जाती है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं यानी इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग होता है। न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए चैडविक ने वैक्स का यूज़ किया क्योंकि जब न्यूट्रॉन्स वैक्स की लेयर से टकराते हैं तो इनमें इतनी ताकत होती है कि ये वैक्स के हाइड्रोजन एटम्स के प्रोटॉन को ढकेल के बाहर कर देते हैं। प्रोटॉन्स को डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन पे चार्ज होता है। चैडविक का ये सेटअप केयरफुली डिज़ाइन किया गया था ताकि न्यूट्रॉन्स को एक्यूरेटली सही तरीके से डिटेक्ट किया जा सके। न्यूट्रॉन्स के वैक्स से टकराने पर हाइड्रोजन एटम्स के प्रोटॉन निकलते हैं और प्रोटॉन्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। चैडविक का एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि न्यूट्रॉन भी एटॉमिक न्यूक्लियस का एक हिस्सा है जो न्यूट्रल चार्ज रखते हैं। चैडविक को भी बाकी के वैज्ञानिकों की तरह ही साइंस का नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल को ढूंढा और इस तरह से जेम्स चैडविक ने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को और इम्प्रूव किया। इनके मॉडल में बीच में होता है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को खोजा जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को खोजा रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की घूमने की ऑर्बिट को ढूंढा नील्स बोर ने और एटम के अंदर के न्यूट्रॉन को ढूंढा जेम्स चैडविक ने। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी एटम का ढांचा। अब हम इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनके चेंज होने से एटम का ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे चेंज होता है इसे समझेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक ऑर्बिट्स और वैलेंसी को एक एक करके समझते हैं कि ये सब क्या है। एटॉमिक नंबर, जैसे आपके क्लास में सभी स्टूडेंट्स को रोल नंबर दिया गया है। रोल नंबर क्यों दिया गया है? ताकि बार बार बड़ा सा नाम न बोलना पड़े। ठीक कुछ ऐसे ही 118 तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम तो हैं पर उनको एक रोल नंबर भी दिया गया है जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। आपके रोल नंबर या तो नाम के ऑर्डर में दिए गए होंगे या एडमिशन डेट के हिसाब से। एटम का जो नंबर दिया गया एटॉमिक नंबर वो दिया गया इनके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उसके बेसिस पे। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतना उस एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है। कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए केमिस्ट्री में कि Z इक्वल्स कोई नंबर, तो आप समझ जाइएगा कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। ये शॉर्ट फॉर्म है। Z मतलब एटॉमिक नंबर और इसके आगे जितना नंबर वो एटम का एटॉमिक नंबर। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अच्छा प्रोटॉन को ही क्यों चुना गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पे भी तो एटॉमिक नंबर दिया जा सकता है। हाँ, दिया जा सकता है। एटम के साथ धक्का मुक्की होती है तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स गिर जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चेंज हो जाते हैं। इसलिए इनके हिसाब से अगर एटॉमिक नंबर देते तो इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से इनके एटॉमिक नंबर भी चेंज होते रहते।
तो इसमें कन्फ्यूज़न होती। ठीक ऐसे ही न्यूट्रॉन के साथ भी है, न्यूट्रॉन भी बदलते हैं। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी नेचर में हमारे आसपास 3 तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक में एक न्यूट्रॉन होता है और एक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन भी एक एलिमेंट के एटम्स में अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रिलायबल नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन को चुना। प्रोटॉन नहीं बदलते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं। आइए पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये ऊपर टॉप लेफ्ट में इन सब के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। फिर एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, जो ये राइट कॉर्नर पे है। फिर 3 नंबर हाइड्रोजन के नीचे, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने इनमें प्रोटॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप बता पाएंगे। आप कहेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर 47 है तो 47 ही प्रोटॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं एटॉमिक चार्ज की। हमें पता है कि किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते हैं। ये छोड़ के ऑर्बिट को दूर क्यों नहीं चले जाते, या ये अंदर न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के दूर इसलिए नहीं भाग पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं। ये बंधे हुए होते हैं चार्ज के कारण। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए चार्ज के कारण प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं और इसलिए चक्कर लगाते रहते हैं। पर अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इससे जाके चिपक क्यों नहीं जाते हैं। ये इसलिए नहीं चिपकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड होती है और ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं, बहुत तेज़ी से। अगर प्रोटॉन के चार्ज से बंधे न हो तो तोड़ के भाग जाएंगे एटम को। इनकी स्पीड इन्हें दूर ढकेलती है और इनका चार्ज इन्हें बांध के रखता है और इन दोनों फोर्सेस के कारण ये बैलेंस में घूमते रहते हैं। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसलिए दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं और एटम पे नेट चार्ज 0 होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एक प्रोटॉन पे +1 और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे -1। ये यूनिट है, हमने आसान कैलकुलेशन के लिए समझने के लिए दे दिया है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज। अब बात करते हैं एटॉमिक मास नंबर की। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन्हें जोड़ देंगे तो आपको एटम का एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा और इसकी यूनिट है यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। बस इतना ही। अब आपके मन में सवाल होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ते हैं इसमें। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है, इतना कम कि इसे जोड़िए न जोड़िए फर्क नहीं पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लगभग 2000 गुना 2000 टाइम्स कम होता है। 2000 टाइम्स को ऐसे समझिए, अगर किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो उसके वजन का 2000 गुना कम, 2000 टाइम लेस वजन होगा 50 ग्राम। 100 किलो का आदमी, उसके जेब में 2 डबल है बैटरी, रिमोट वाली बैटरी। ये वजन कुछ ऐसा है, इसलिए इस 2 डबल है बैटरी को जोड़िए न जोड़िए फर्क नहीं पड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा कि हाँ चलेगा, इतना नहीं जोड़ेंगे तो भी आंसर आपका 99.95% सही है, इसलिए हम नहीं जोड़ते हैं।
और डेफिनेशन में एटॉमिक मास में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही लेते हैं। एटॉमिक मास नंबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इनकी यूनिट है यू। यूनिट है इसकी यू मतलब यूनिफाइड मास। इस टेबल को देखिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का है 1, मतलब इसमें या तो एक न्यूट्रॉन है या एक प्रोटॉन। प्रोटॉन के बिना एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें एक प्रोटॉन है। 1 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और यूनिट हमेशा होगी एटॉमिक मास की यू। जैसे लेंथ की मीटर या सेंटीमीटर होती है, ठीक वैसे ही एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू। कार्बन का है 12, क्योंकि इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 + 6 12। नाइट्रोजन में 7 + 7 14। वैसे ही ऑक्सीजन में 8 और 8 16। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन। इसमें नीचे देखेंगे तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा कि क्लोरीन का वजन तो पॉइंट में है, क्या इसमें आधा न्यूट्रॉन है? ऐसे कैसे? न्यूट्रॉन आधे नहीं हो सकते हैं। 35.5 इसलिए लिखा है क्योंकि नेचर में हमें 2 तरह के क्लोरीन मिलते हैं, एक जिसका वजन है 35U 35U और दूसरे का वजन होता है 37U। 35U वजन वाला 75% मिला हुआ रहता है और 37U वाला नेचर में 25% मिला हुआ होता है, और इसलिए इन दोनों का कितना परसेंट कौन सा है उसको उसके वजन के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, तो 35.5 आता है। ऐसे ही आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत से वजन मिलेंगे जो डेसिमल में दिखेंगे, और इसका एक ही रीज़न है कि ये एलिमेंट्स भी कई तरह के अलग अलग वजन वाले अलग अलग मात्रा में मिलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग रहते हैं, इसलिए इनका वजन अलग अलग रहता है। इसे अलग अलग वजन वाले एक जैसे ही एलिमेंट को हम आइसोटोप्स कहते हैं, और इसलिए कैलकुलेशन करके एवरेज निकालने पे ये डेसिमल आ जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं। बोरॉन नेचर में 2 तरह का होता है, एक का वजन होता है 10U और दूसरे में 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए उसका वजन होता है 11U। जो 10U वाला बोरॉन है वो 19.19% पाया जाता है, और 11U वजन वाला बोरॉन 10.09% पाया जाता है। इसलिए इन दोनों का जितना वजन है और जितना परसेंट है उतने से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। किसी भी चीज़ का 100% निकालना है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 50% निकालना है तो 0.5 से। जितना परसेंट होगा उसमें 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1919 19.19% है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे 2 डेसिमल पॉइंट चेंज कर देंगे और ये 0.1919 हो जाएगा। प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 80.09% है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 0.8009। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.81U। पीरियोडिक टेबल देखिए, अब इसमें इन सब के वजन को देखिए, लगभग सब में डेसिमल है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के कई तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, और इसलिए ये एटॉमिक मास कैलकुलेशन के वजह से डेसिमल में हो जाता है। ध्यान दीजिए इधर कि एलिमेंट के सिंबल को लिखा गया है, फिर ऊपर एक नंबर दिया है और एक नंबर नीचे दिया है। जो ऊपर दिया है वो है एटॉमिक नंबर और जो नीचे दिया है वो है एटॉमिक मास नंबर। ये कार्बन का एटम है, इसका सिंबल C है, 6 प्रोटॉन हैं इसलिए एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12.01, यानी इसमें 6 न्यूट्रॉन भी होंगे क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिला के 12U। डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर्स हैं, मतलब 6 न्यूट्रॉन से ज़्यादा वाले भी कुछ कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं और इसलिए एवरेज मास थोड़ा ज़्यादा है, 12.01। अब आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना है, आइसोस और टोपोस।
आइसोस का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है प्लेस या जगह। सेम एलिमेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। इसलिए आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। आइसोटोप्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हाइड्रोजन को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम सबसे कॉमन आइसोटोप है। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका एटॉमिक मास 1 U होता है, 1 U, क्योंकि एक प्रोटॉन है। ड्यूट्रियम इस आइसोटोप के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक मास 2 U होता है। 2 U क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ड्यूट्रियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन संख्या में बहुत कम होता है। इसके बाद है ट्रिटियम। इस आइसोटोप के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक मास 3 U होता है। आइसोटोप्स को समझने से हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने में आसानी होती है। आइसोटोप्स का जो यूज़ है वो मेडिकल में इमेजिंग, कैंसर ट्रीटमेंट और रेडियोमेट्रिक डेटिंग जैसे क्षेत्रों में होती है। अब आइसोबार्स की बात करते हैं। आइसोबार शब्द 2 ग्रीक शब्दों आइसोस और बारोस से बना है। आइसोस का मतलब वही होता है सेम, और बारोस का मतलब होता है वेट। डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम मास। आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, यानी उनके प्रोटॉन्स की संख्या अलग होती है। आइसोबार्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स आइसोबार्स हैं क्योंकि इनके एटॉमिक मास सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स अलग हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, यानी इसके न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन्स होते हैं। सल्फर 40 में टोटल मास नंबर 40 होता है, जिसमें 16 प्रोटॉन्स और 24 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 16 + 24 40। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होते हैं। क्लोरीन 40 में टोटल मास नंबर 40 होता है, जिसमें 17 प्रोटॉन्स और 23 न्यूट्रॉन्स होते हैं। वहीं जो आर्गन होता है उसका भी वजन 40 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी इसके न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन होते हैं और इसका टोटल मास नंबर 40 होता है, जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन। इन तीनों एलिमेंट्स में एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, इसलिए ये आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास सेम होने की वजह से इनका फिजिकल बिहेवियर कुछ केसेस में एक जैसा होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिट के बारे में, जिसे नील्स बोर ने अपनी एटॉमिक थियरी में एक्सप्लेन किया था। बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्टेन फिक्स्ड रास्तों में, फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं, जिन्हें शेल्स या ऑर्बिट कहा जाता है। इन शेल्स में अलग अलग एनर्जी का लेवल होता है। इन सेल्स को हम K, L, M, N और आगे के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पर रहते हैं। बोर ने 3 नियम दिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। पहला 2n², दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, और तीसरा कि शेल्स या जिसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं, आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज नंबर। पहले 1 भरता है, फिर दूसरी ऑर्बिट, फिर तीसरी, फिर चौथी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इन तीनों को।
2n²। ये रूल बताता है कि हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नियम के अनुसार अगर n शेल का नंबर है तो उस शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहले शेल के लिए n होगा 1, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1²। 1² 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2। दूसरे शेल L में n बराबर 2 होगा, इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2²। 2² 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे शेल में जब जो कि m है, इसमें अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा हमें टोटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3²। 3² होता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 18। चौथे शेल में n 4 होगा, इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4²। 4² 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 32। ये पहला नियम था। दूसरा नियम ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट जो लास्ट वाली ऑर्बिट में हो सकते हैं वो है 8। बाहर के सबसे दूर वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, चाहे वो शेल कितनी भी कैपेसिटी रखता हो। ये रूल केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस नियम को ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। तीसरा नियम यह है कि शेल्स स्टेप वाइज तरीके से भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल यानी कि पहले शेल्स से शुरू करते हैं और फिर हाईएस्ट एनर्जी लेवल यानी कि दूर के शेल्स की तरफ स्टेप वाइज तरीके से भरते हैं। मतलब पहला शेल के पहले भरता है, फिर दूसरा शेल L और फिर तीसरा शेल M। एटॉमिक ऑर्बिट से हमें पता चलता है कि एटम के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सारे एटम्स चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं और इसलिए वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए ये आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। ये 2 होने से स्टेबल हो जाते हैं। हमारी दुनिया इसीलिए बन पाई क्योंकि इन एटम्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को भर के स्टेबल करना है। ये शुरू के 18 एटॉमिक नंबर तक के एटम में किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसकी इमेजेस दी गई हैं। अगर बाहरी में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं दूसरे को, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरा करने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए सबको 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और जिसके नंबर कम हैं उनके 2। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए ही हमारे आसपास की सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये खूबसूरत टेबल दी है आपके बुक में जिसमें शुरू के 18 एलिमेंट्स को लिया गया है और इन सब के नाम, फिर सिंबल, फिर इनके एटॉमिक नंबर, इनमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बोर के 3 नियम लगा के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, K, L, M और N शेल का। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के वैलेंसी लिखी गई है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक ले ले तो इसके आउटर मोस्ट जो शेल है वो स्टेबल हो जाएगी। हीलियम के शेल यानी ऑर्बिट भरे हुए हैं, इसलिए ये दूसरे एलिमेंट से नहीं जुड़ते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे ही नियॉन और आर्गन के साथ भी है। इन्हें हम नोबेल गैसेस कहते हैं। वैलेंसी के लिए आप लास्ट शेल को देखिए, इसमें 1 है तो वैलेंसी 1, इसके बाद 0, फिर 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4 और फिर नाइट्रोजन के लास्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर उसकी वैलेंसी 3 है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाले शेल में पूरा इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 8 होने चाहिए और 5 देने से अच्छा है कि किसी और से 3 ये ले ले। इसलिए 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट बाहर वाली ऑर्बिट में
8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और इनकी वैलेंसी उसी हिसाब से तय होती है। तो एटम्स जुड़ते हैं क्योंकि ये अपनी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, लेना देना भी 2 तरह से होता है। पहला है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। एक ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए जिसको दिया उस पे माइनस चार्ज जाता है और उस पे चार्ज माइनस ज़्यादा हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस गया मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो लेन देन से स्टेबिलिटी तो हो जाती है पर चार्ज आ जाता है। चार्ज होने से ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एटम पे जब चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसे आयंस कहते हैं। इसलिए ऐसे जुड़ने को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जैसे सोडियम मिलता है क्लोरीन से और बनाता है नमक NaCl, ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और क्लोरीन में 7 है। सोडियम को 1 देना है, क्लोरीन को 1 लेना है, इसलिए ये दोनों मिलके ये बॉन्ड NaCl का बनाते हैं। पर एटम्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेना देना पॉसिबल नहीं होता। जैसे क्लोरीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लोरीन जो है वो सोडियम को ढूंढ रहा था कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दोनों स्टेबल होकर नमक बना लेंगे। पर क्लोरीन की किस्मत खराब थी। क्लोरीन के एटम को सोडियम नहीं मिला और उसे मिला एक और क्लोरीन का एटम। अब दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे सकते नहीं हैं क्योंकि देने से बात और बिगड़ जाएगी। तो दोनों क्लोरीन मिलके 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इनके शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के ऑर्बिट में घूमते हैं। इधर से आते हैं तो उधर जाते हैं, उधर से आते हैं तो इधर जाते हैं, इधर उधर, और नाम के लिए ही सही पर कुछ तो स्टेबिलिटी आ जाती है इनमें। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑर्बिट को पूरा करने के तरीकों को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। और ऐसे ये सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये जुड़ के हमारी दुनिया बनाते हैं, हमें, आपको, सभी को बनाते हैं। हवा, पानी, पत्थर सब इनके जोड़ने से ही बना है। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। हमने आपके सिलेबस के शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। ये 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री की फाउंडेशन है, नींव है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अगले चैप्टर में हम बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स की ओर। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या है? और क्वेश्चन 2 है इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। कि अगर एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास और एक प्रोटॉन है तो क्या उसके पास कोई चार्ज होगा या नहीं होगा। हम पहले का आंसर लिखेंगे कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein in 1886 during gas discharge experiments. These rays led to the discovery of protons which are subatomic particles with a positive charge. कैनाल रेज क्या है? कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है जिसको E. Goldstein ने ढूंढा था और इनके खोजने के बाद इन्हीं के बेसिस पे प्रोटॉन्स की खोज हुई थी। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि एक एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है।
तो लिखेंगे कि नो द एटम विल नॉट कैरी एनी चार्ज, द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कैंसिल ईच अदर आउट मेकिंग द एटम न्यूट्रल। फिर अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with negatively charged electrons embedded in it, like seeds in a watermelon. The positive and negative charges are equal in magnitude, so they cancel each other out, making the atom neutral overall. तो बोल रहे हैं कि थॉमसन के मॉडल के हिसाब से कैसे न्यूट्रल है, क्योंकि थॉमसन ने जो बोला था कि जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है इनके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से थी, इसलिए जो ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रल है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। Later it was also discovered that the nucleus contains neutrons which have no charge. तो रदरफोर्ड ने किसको ढूंढा था जब उन्होंने अपने 15 इंच के शेल से फायर किया था, जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने ढूंढा था प्रोटॉन को, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड था न्यूक्लियस के अंदर। तीसरा क्वेश्चन था कि ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। आपको ड्रॉ करना है, ये आपके बुक का डायग्राम है, इसमें ऑलरेडी 4 सेल्स का ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड्स का मॉडल। इसमें एनर्जी लेवल्स ये अलग अलग लेवल के हैं, ये सेल्स क्या है, बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं। क्वेश्चन चौथा है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का रदरफोर्ड ने, उन्होंने गोल्ड को यूज़ किया था, राइट। ये बोल रहे हैं कि अगर गोल्ड की जगह पे किसी और चीज़ को लिया गया होता तो क्या होता। देखिए, इफ़ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर कैरीड आउट विद अ मेटल फॉयल अदर देन गोल्ड द रिजल्ट्स वुड बी सिमिलर, एक जैसे होते, बट द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल यूज्ड। गोल्ड वॉज चूजन बिकॉज इट कैन बी मेड इनटू वेरी थिन शीट्स, क्योंकि गोल्ड को बहुत पतला किया जा सकता है, allowing the experiment to observe the behavior of alpha particle more clearly. Thinner or different metals might result in different scattering patterns, but the fundamental observations about the structure of the atom would remain the same. कि आप चाहे जौन सा फॉयल ले लीजिए, आयरन, टिन, गोल्ड का तो है ही है, सिल्वर वगैरह, कॉपर, इन सब में जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट जो होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगी, वो ठीक वैसा ही होगा जैसा रदरफोर्ड ने ढूंढा। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो क्या है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड और नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स विथ नो चार्ज। अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। ठीक, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितना होगा, अगर हमें निकालना है कि एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के होता है। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो मास में से आपको प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स 4u माइनस 2u, तो कितने आ गए, 2 आ गए। हमें पता है कि हीलियम का क्या है, 2 है, 2 एटॉमिक नंबर। अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। आपको बताना है कि कार्बन और सोडियम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या था, 2n² था। तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे,
और तीसरे में कितने आ सकते हैं 18 और ऐसे, और लेकिन जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें कितने आएंगे मैक्सिमम 8 बस। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 तो 6 तो पहले में इसके 2 चले जाएंगे और दूसरे में कितने जाएंगे, कितने बाकी हैं इसके 4 बाकी हैं तो 4 दूसरे में चले जाएंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2,4। डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा लगा के आप लिखेंगे ये सही है। सोडियम का 11 है तो पहले में कितने जाएंगे 2 जाएंगे, दूसरे में कितने जाएंगे 8 जाएंगे, 8 और ये 2 10 हो गए, बचा कितना 1 आपके लास्ट में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द L शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन द M शेल और इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,4। इसका दूसरा पार्ट है कि if K and L shells of an atom are full then what would be the total number of electrons in the atom। कि अगर K और L फुल हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फुल 2, L में 8 तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, टोटल हम इसको जोड़ देंगे राइट, 8 और 2 10 तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों जब फुल होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। आप कैसे इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि वैलेंसी किससे पता की जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हम लिखेंगे कि वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और फिर इसकी हम वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, पहले हम इसका लिखेंगे क्या कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्लोरीन का 17 है तो 17 में पहला 2 आएगा, 2 फिर 8 कितने हो गए 10, फिर कितने बाकी हैं 7, हम इसको 7 दे देंगे 2 8 7। तो वैलेंसी कितनी हुई 8 - 7 इक्वल्स 1। लास्ट में इसको 8 पूरे करने हैं, लास्ट में एकदम फुल होना चाहिए दोनों का, दोनों नहीं तीनों का। यहाँ पे 7 ऑलरेडी दिया है तो 8 इसको होने चाहिए, तो कितने बाकी हैं 1, या तो ये 7 दे दे जो कि मुश्किल है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। सल्फर के केस में क्या है 16 2 8 6 तो इसको कितने चाहिए 2 चाहिए ताकि इसके 8 पूरे हो जाए। तो वैलेंसी क्या होती है, कितने चाहिए आउटर में पूरे करने के लिए, तो 8 - 6 = 2। मैग्नीशियम का 12 है तो 2 8 10 और 2 12 तो ये कितने देगा, या तो 6 ले ले, ये तो मुश्किल है कि 6 ले के फिर 8 पूरा कर लेगा, 2 देना ज़्यादा आसान है। तो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2, इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है if number of electrons in an atom is 8 and number of protons is also 8 then अगर 8 जो है इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है तो हमसे पूछा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका चार्ज क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 8। चार्ज क्या होगा, चार्ज अगर बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो चार्ज ऑन द एटम इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 कॉस प्रोटॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स है 8 - 8 0 सो द एटम इज न्यूट्रल। दूसरा क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। ये जो टेबल दी है इसमें से हमें मास नंबर ऑक्सीजन और सल्फर के एटम का ढूंढ के निकालना है। तो ऑक्सीजन का आप देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है इसका 8 है ना, तो इसका हमें मास का क्या होगा, हमारा मास नंबर निकालने का क्या तरीका था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जोड़ते थे। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो मास नंबर कितना होगा, इसमें देखिए 8 प्रोटॉन भी हैं और 8 न्यूट्रॉन भी हैं तो 8 और 8 आपका 16। सल्फर में देखिए सल्फर में नीचे आएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 16 और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी 16 हैं तो 16 और 16 कितने हो गए 32 32। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फॉर द सिंबल H, D and T टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंबल H हाइड्रोजन है और D किसका है आपका ड्यूट्रियम का है और 3 किसका है आपका ट्रिटियम का। हमें यहाँ क्या निकालना है कि इसके सब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन जो पहला वाला है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी 1 होता है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है तभी इसका मास नंबर 1 है। एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा क्योंकि ये अपने आप में बैलेंस न्यूट्रल होता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो
एक एटम के लेवल पे न्यूट्रल होते हैं अगर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो इनको रिएक्ट नहीं कराया गया है किसी के साथ। तो ड्यूटेरियम के केस में क्या होता है कि इसके पास एक न्यूट्रॉन ज़्यादा आ जाता है, तो इसमें एक प्रोटॉन हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ट्रिटियम के केस में क्या होता है, प्रोटॉन तो सेम रहेगा क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 2 हो जाता है और इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक रहेगा क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं। फिर दूसरा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। हमें एक पेयर ऑफ आइसोटोप और एक पेयर ऑफ आइसोबार्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनके इलेक्ट्रॉन का। तो हम कार्बन को उठा लेते हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ये जो हाइड्रोजन का हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, इसको भी ले सकते हैं, ये भी आइसोटोप है। तो कार्बन का लेते हैं, कार्बन 12, तो इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 पहले वाले में, और दूसरे में भी क्या होगा 2 और 4, क्योंकि कार्बन तो सेम है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते हैं इसमें। आइसोबार्स में क्या होता है कि आपके मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर बदल जाता है, जिसका एटॉमिक मास सेम। तो कार्बन जो 14 है उसका जो वजन है वो नाइट्रोजन 14 के बराबर है। तो कार्बन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही 2 और 4 क्योंकि 6 है, और नाइट्रोजन का कितना होगा 2 और 5 क्योंकि ये 7 है। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइजेस की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को हमें कंपेयर करना है। तो हम एक टेबल बना देंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख देंगे। प्रॉपर्टी में हम 3 चीज़ें कंपेयर करेंगे, क्या, चार्ज, मास और ये कहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है हमारा -1 चार्ज, नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव +1, न्यूट्रॉन पे 0। मास क्या है इसका, बहुत स्मॉल है। कितना स्मॉल, लगभग 2000 टाइम्स, यहाँ पे 1836 टाइम्स होता है। अब 2000 टाइम्स लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रोटॉन एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 U, और न्यूट्रॉन का भी 1। ये कहाँ पे होता है लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की आउटसाइड न्यूक्लियस, बाहर घूमता है शेल्स में। प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जो जे थॉमसन का मॉडल था उसमें क्या कमियां थी। Thomson's model could not explain the results of later experiments like Rutherford's gold foil experiment. It did not account for the presence of a dense nucleus and did not explain how electrons are arranged around the nucleus. जे थॉमसन के बाद जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने जो एटम्स के बारे में बताया वो सारे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जे थॉमसन वही बता के रुक गए कि एक स्फीयर है और इसके अंदर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है। पर असल में जो कॉन्फ़िगरेशन आया उससे हम कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंसेस है वो लिमिटेशंस हो जाएंगे। किसी भी एटॉमिक मॉडल की हम बात करेंगे तो ये बहुत आसान है। आप बस एक जो ओरिजिनल एटम का स्ट्रक्चर है आप उसको इमेजिन करिए और जो वैज्ञानिक का आपको चर्चा करना है उसको देखिए, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी। जैसे आगे देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का क्या है। अब रदरफोर्ड के बाद जितने भी आए उन सब का आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन था उन्होंने ये नहीं बता पाया जो स्टेबिलिटी है कि एनर्जी लूज करता है तो भी क्यों नहीं गिरता, जो बोर ने समझाया। हम लिखेंगे Rutherford's model could not explain the stability of the atom. According to classical physics, electrons revolving around the nucleus should lose energy and spiral into the nucleus, causing the atom to collapse. This does not happen, which suggested that his model was incomplete. ठीक है, आप इसके आगे और भी बता सकते हैं कि उन्होंने शेल की बात नहीं की, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन को नहीं बताया, ये सब लिमिटेशंस है। फिर आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, कि जो बोर का मॉडल था एटम का आप उसके बारे में समझाइए। तो बोर ने क्या ऐड किया था रदरफोर्ड के मॉडल में, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का जो ऑर्बिट था। Bohr's model proposed that electrons revolve around the nucleus in fixed orbits or shells without radiating energy, और जब ये घूमते हैं तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। Each orbit has a specific energy level and electrons can jump between orbits by absorbing or emitting energy.
दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। आपको जितने भी दिए हैं सबको कंपेयर करना है। तो हम इसमें भी एक टेबल बना देंगे, थॉमसन्स, रदरफोर्ड्स और बोर, 3 का आपके पास दिया है। इन्होंने क्या किया था, थॉमसन ने प्लम पडिंग मॉडल विथ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पॉजिटिव स्फीयर। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स विथ स्पेसिफिक एनर्जीज। की फीचर्स क्या क्या थे, थॉमसन का क्या की फीचर था कि एटम्स आर न्यूट्रल, पॉजिटिव स्फीयर विथ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड का क्या था कि डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड। बोर्स का क्या था कि स्टेबल ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स और स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस आपके अभी सिलेबस में नहीं है, 11th में आएगा। लिमिटेशंस क्या क्या थी, थॉमसन के क्या लिमिटेशन थे, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। नो न्यूक्लियस, कुडंट एक्सप्लेन लेटर एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर ने क्या था, उसका मोर कॉम्प्लेक्स एटम्स कुडंट बी एक्सप्लेन फुली। 11th में पढ़ेंगे ये वाला जो आपका बोर का मॉडल है। क्वेश्चन 6 है कि समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का नियम है वो क्या क्या है पहले 18 एलिमेंट्स के लिए। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अराउंड घूमेंगे, शेल्स में, न्यूक्लियस के अराउंड। तो हम पहले ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पहले ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, घूमते कहाँ पे हैं, फिर हम शेल्स की बात करेंगे। दूसरा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय 2n², है ना, वेयर n इज द शेल नंबर। तो इस हिसाब से k का जो नंबर 1 n1 होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। वहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे तो 1² मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। L शेल में 2 रखेंगे तो 2² 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। और M जब 3 रखेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोवेस्ट एनर्जी लेवल पहले बिफोर मूविंग टू द हायर वंस। इसमें मैंने एक लिखना छोड़ दिया है, और वो ये है कि मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स जिनके कम एटॉमिक नंबर है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनमें बाहर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। हमें वैलेंसी बताना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके। तो पहले वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड विथ अदर एटम्स। वैलेंसी क्या है, जिससे एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके हिसाब से ये जुड़ते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8, क्योंकि पहले में 2 मैक्सिमम, दूसरे में 8, और बाकी बचे 4, तो 2 8 4। तो वैलेंसी इसको क्या चाहिए, इसको 4 या दे दे या तो 4 ले ले, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि इसको 4 चाहिए अपने ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए। वैलेंसी 4 नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। ऑक्सीजन के केस में देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 6। लास्ट वाले में इसके 6 है, कितने होने चाहिए, 8। कितना इसको मिल जाएगा, ये कितना देगा, या तो 6 दे दे या तो 2 ले ले। 6 नहीं दे सकता क्योंकि देने में मेहनत लगेगी, 2 लेना आसान है ना। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो हमसे ये इतने ढेर सारे सवाल एक सवाल में पूछ रहे हैं, हम एक एक करके इनका जवाब देंगे। एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 1। मास नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल, कार्बन 12 का, ये 12 क्या है आपका, कार्बन 12 आप देखेंगे, कार्बन 14 देखेंगे, ये इसका एटॉमिक मास नंबर। तो कार्बन 12 है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, सो इट्स मास नंबर इज 12। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स
एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, दोनों हैं तो कार्बन ही, बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, लेकिन एक में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एक में न्यूट्रॉन्स कम है। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन का एक एलिमेंट है, कार्बन का जो एक एटम है कार्बन 14, उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 14, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। और नाइट्रोजन का तो वैसे ही नॉर्मल 14 होता है, तो दोनों का वजन बराबर है, इसलिए ये आइसोबार्स है। आइसो मतलब सेम और बार्स मतलब बारोस आया है ग्रीक भाषा से, मतलब वेट, सेम वेट। इसके 2 यूजेस भी हमें लिखने हैं। तो कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी 100 साल पुरानी है, कितनी 1000 साल पुरानी है, उनका एज क्या है। ये कैसे होता है हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आयोडीन का यूज़ क्या किया, जो थायराइड के जितने डिसऑर्डर होते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो 2 uses of isotopes, carbon 14 is used in radiocarbon dating to determine the age of fossils, और iodine 131 is used in medical treatments for thyroid disorders. अगला क्वेश्चन है Na plus has completely filled K and L shells. Explain. आपको बताना है कि Na plus, प्लस क्या है देखते हैं हम। आपको बताना है कि Na plus has completely filled, ये इसका जो शेल है बाहर वाला K और L दोनों वो भरे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 281। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, मान लीजिए एक क्लोरीन को दे दिया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? K में बचे 2 और L में बचे 8, है ना। तो इसके K और L दोनों भर गए हैं, बस हम इसी को लिखना है। सोडियम, जिसे हम Na बोलते हैं, हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। When it loses 1 electron to form Na+, it has 2 electrons in the K shell and 8 electrons in the L shell, making both shells full. अगला क्वेश्चन है, if bromine atom is available in the form of say 2 isotopes, this and this, calculate the average atomic mass of bromine atom. जैसे हमने क्लोरीन और बोरॉन का देखा था, इसमें ये बता रहे हैं कि 2 आइसोटोप्स हैं, कि बोरॉन नेचर में 2 तरह का पाया जाता है। एक जिसका वजन होता है 79 U और वो 49.7% पाया जाता है, और दूसरा होता है 81 U का, जो 50.3% नेचर में पाया जाता है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा हमें पता है। हम क्या करेंगे, जितना परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके यूनिट से, उसका वजन से, और ऐड कर देंगे, बस। तो हम इसको ठीक से लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन क्या क्या है जो गिवन है हमारा। फिर द एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फॉर्मूला 79, पहले वाले को लेंगे 70 मल्टीप्लाइड बाई 49.7% है, इसलिए हम इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 2 डिजिट आगे कूद जाएगा और 49.7% हो जाएगा 0.497। फिर प्लस 81 जो दूसरा हमारा आइसोटोप है ब्रोमीन का, मल्टीप्लाइड बाई 50.3% है, तो ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो पॉइंट में तो ये 0.503 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 39.263, इसको करेंगे तो 40.743, दोनों को जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 80.006 U। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स इतना एंड इतना इन द सैंपल। ये बता रहे हैं कि किसी एलिमेंट का सैंपल लिया गया और उसका एटॉमिक मास आया 16.2 U, और इसके 2 आइसोटोप्स हैं, 16.1 का मास है 16 और एक का है 18। आपको ये बताना है कि कौन कितने परसेंट में पाया जाता है। मतलब इसका जो हमने ऊपर वाला सवाल किया उसमें आंसर दे दिया है और परसेंट पूछ लिया है, सेम वैसे ही हम पहले क्या करेंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ इतना बी X, कि पहले को हम X एज्यूम कर लेंगे, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा Y मत लीजिएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपको क्या लेना है, 100 - X%, क्योंकि अगर कोई 10% है तो कितना नेचर में हो सकता है, मैक्सिमम 100%।
तो अगर कोई 10% है तो कितना होगा 100 माइनस 10% यानी 90%। तो अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा जो परसेंट है वो x% है, तो हमारा दूसरा कितना होगा 100 माइनस x%। तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट हमारा क्या है 16.2 जो दिया है, तो हम इक्वेशन लिख के बराबर कर देंगे। 16.2 इक्वल्स 16x प्लस 18 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 16.2 इक्वल्स 16x ब्रैकेट को खोल देंगे 1800 माइनस 18x डिवाइडेड बाई 100। फिर हम इसको फिर से लिखेंगे और सॉर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 90। तो द परसेंटेज ऑफ जो पहला 16, क्योंकि जिसको हमने x माना था वो कितना है हमारा 90 आया। हमने x किसको माना था 16 वाले को, जिसका एटॉमिक मास नंबर 16 ही था। तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x, तो x हमारा 90 है, तो 100 माइनस 90 इक्वल्स 10%। समझ में आया आपको? सो द परसेंटेजेस ऑफ द आइसोटोप्स इन द सैंपल आर, पहले का 90% और दूसरे का 10%। अगला क्वेश्चन है इफ z इक्वल्स 3, z अगर 3 है, z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, हमने इसके बारे में पढ़ा है। What would be the valency of the element, also name the element। बता रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर किसी का 3 है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी और उसका नाम भी बताइए। हमें पता है कि ये आपको टेबल से देखना पड़ेगा, हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं होगा। एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर कितना है इसका z इक्वल्स 3, इसका मतलब ये लिथियम है, टेबल से देखेंगे तो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, पहले में कितना आएगा 2 और दूसरे में कितना आएगा 1। वैलेंसी इसकी कितनी होनी चाहिए, कितने इसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए, देखिए यहाँ पे 8 नहीं चाहिए। अगर ये 1 दे देगा तो इसको 2 बचेगा। ये ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है और कम वालों के बाहर में 2 हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के। ये लिथियम, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज X एंड Y आर गिवन एज अंडर। ये दिया है कि 2 एटॉमिक स्पीसीज X और Y की न्यूक्लियाई में दिया है, जिसमें प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन्स 6 और 8 हैं। और हमसे पूछा है कि गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज। कि हमें बताओ कि इन दोनों का मास नंबर क्या है और इनमें संबंध क्या है। तो हमें पता है X का प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मास नंबर आ जाएगा। वैसे ही नीचे वाले को करेंगे तो X का कितना आ जाएगा 6 + 6 12 और Y का 6 और 8 14। ये दोनों क्या है, इनका रिलेशन क्या है, दोनों आइसोटोप्स है। किसके, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। क्योंकि प्रोटॉन दोनों का क्या है 6 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या है 6 पे क्या है आपका कार्बन है, कार्बन का 6 है। अवॉइड ट्रू फॉल्स। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर सही है तो T, गलत है तो फॉल्स। पहला है कि J.J. थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। इन्होंने ये बोला क्या, नहीं बोला, ये फॉल्स है। थॉमसन डिड नॉट प्रपोज द न्यूक्लियस, ही प्रपोज द प्लम पडिंग मॉडल। उनको तो न्यूक्लियस का आइडिया भी नहीं था, वो तो रदरफोर्ड आए तो थोड़ा सा न्यूक्लियस की चर्चा हुई, फिर चैडविक ने ढूंढ के निकाला न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से। तो ये गलत है, बी है इसका पार्ट। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाने के बाद, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। ये गलत है भाई, मिलाने से थोड़ी होता है, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी होता है, प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। अ न्यूट्रॉन इज नॉट फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। अगला है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना कम होता है। ये सही है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट इतना। अबाउट लिखा है इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि 1836, अबाउट में वो सही है, चलेगा। डी है आपका एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। ये फॉल्स है। टिंचर आयोडीन जो है वो एलिमेंटल आयोडीन को यूज़ किया जाता है, उसके आइसोटोप को यूज़ नहीं किया जाता। आइसोटोप जो आयोडीन का होता है वो बीमारियों के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये फॉल्स है, ये आप याद कर लीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट्री है।
फिर ये आपको टिक करना है, जो सही है उस पर टिक मारना है। पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइसेस, चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग चॉइस इन क्वेश्चन 15, 16 एंड 17। 15 है कि रदरफोर्ड सल्फर पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसके लिए डिस्कवरी की, इन्होंने क्या ढूंढा रदरफोर्ड ने? एटॉमिक न्यूक्लियस ढूंढा, प्रोटॉन नहीं ढूंढा। देखिए इन्होंने कहा कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? एटॉमिक न्यूक्लियस में। 16 है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, आइसोटोप में क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सिर्फ न्यूट्रॉन बदलते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास बदल जाता है लेकिन नंबर सेम रहता है। फिर क्वेश्चन 17 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन माइनस आंसर। क्लोरीन, अब देखिए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। माइनस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से झटक लिया, एक इलेक्ट्रॉन झटक लिया मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। 287 एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब 288, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? Cl आयन इसमें टोटल 8 हो गए, बाहर 8 हो गए इसके। 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का कौन सा सही है? सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। हमें पता है कि पहले वाले शेल में कितना हो सकता है मैक्सिमम, दूसरे में 8, ऐसे जाएगा। इसमें देखिए पहले में 2 और 8, 2 8 10 हुआ, उसका तो 11 है, गलत हो गया। 8 2 1 नहीं हो सकता है क्योंकि पहले 2 आएगा। इसमें देखिए 2 1 8, ऐसे भी नहीं होगा। स्टेप वाइज भरते हैं, पहले पहला भरेगा 2 फिर 8 ऐसे, लास्ट वाला आपका सही है 281। फिर अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर दिया, इसमें कुछ कुछ डेटा दिया है, कुछ कुछ कमी है। अगर आपने समझा है तो आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। तो मास नंबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए भाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं। इधर प्रोटॉन की स्पेस खाली है, 9 लिख दीजिए। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर आपके इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। जितने प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन, उसके हिसाब से आप टेबल देख के इसको देखिए कि क्या नाम दिया है इनका। 9 का क्या है? फ्लोरीन है। 16 का वैसे ही करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16 और मास कितना है? 32। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 32 माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होता है। तो 16, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 16। ये 16 वाला कौन सा है? टेबल देखेंगे तो आपको सल्फर मिलेगा। फिर दिया है कि मास नंबर 24 है और प्रोटॉन 12 है। पहले जो दिया है आप उसे देखिए। मास नंबर 24 है और प्रोटॉन्स 12 है। प्रोटॉन्स जितने हैं 12 उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर आप मार दीजिए। ठीक, ये आपका टेबल भर गया। 24 है और ये 12 है। जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के होता है। अगर मास नंबर दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा आपको। 2 न्यूट्रॉन आएगा हमारा 12, और जितना प्रोटॉन उतना आपका एटॉमिक नंबर। इसमें देखिए दोनों में भी प्रोटॉन दिया है तो आपका सेम एटॉमिक नंबर आ जाएगा 1 1। मास नंबर दोनों में चेंज है तो एक में न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, एक में न्यूट्रॉन नहीं होगा। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और ये क्या क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ आपका चैप्टर 4 खत्म हुआ। देखने और समझने के लिए धन्यवाद।